नमस्कार आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? वो है कच्छ की खाड़ी। कल का जो रामसर साइट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक पॉइंट जो है वो छूट गया था। उसमें आप ये ज़रूर देख लीजिए कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड में। ठीक है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। हम बिल्कुल आप कोशिश करेंगे आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। भारत में फूलों की घाटी पाई जाती है उत्तराखंड। पहाड़ों की रानी मसूरी को बोलते हैं। फूलों की घाटी पाई जाती है उत्तराखंड में। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? ये कच्छ की खाड़ी में है। एक बार मैं आपको मैप पे कच्छ की खाड़ी दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा जो है वो गुजरात वाला एरिया है और ये इधर से जो एरिया, इधर वाला ये एरिया, ये हमारी कच्छ की खाड़ी है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पड़ती है खंबात की खाड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर है खंबात। ठीक है। आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वो नगर कौन सा है? वो मसूरी है। ठीक है। ये उत्तराखंड में पड़ता है। सदाबहार फल वृक्ष कौन सा है? लोकाट। और एक और क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाने वाला, ये कहा है। ठीक है। कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो वो है यूकेलिप्टस। वह युग जिसमें हिमानीकृत यानी आइस एज आया था वो उसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन युग। भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 तक हुई थी। उसके जनक कौन कहे जाते हैं? ये MS स्वामीनाथन हैं। ये इंडिया के लेवल पे जब हरित क्रांति हुई थी तो उसके जनक जो है वो MS स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जो मतलब पदार्पण किया था या हरित क्रांति के बारे में जिन्हें बताया था वो उनको कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। उनको और स्वामीनाथन जी को, MS स्वामीनाथन जी को यूनैप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेशंस, एक सेकेंड, एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि यूनैप का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनैप का हेडक्वार्टर जो है वो है नैरोबी। नैरोबी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस कंट्री की राजधानी है नैरोबी। MS स्वामीनाथन जी को यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी से सम्मानित किया गया है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसको बोला जाता है? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जी को। एक्चुअली हरित क्रांति में क्या हुआ था कि 1966 1967 ये वो टाइम पीरियड था जब भारत में खाद्यान्न की जो है वो बहुत कमी हो रही थी। और पिछले कुछ सालों से जब काफ़ी 62 का युद्ध वगैरह हुआ था तो उन सभी चीज़ों से लेकर खाद्यान्न की जो है वो कमी भारत कई समय से महसूस कर रहा था। तो इस तरीके से हरित क्रांति में क्या किया गया कि बाहर से मैक्सिको से बीज हम लोगों ने मंगाए। वो HYVS बीज कहे जाते हैं, HYVS, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो इनमें क्या होता है कि ये जब इनका कल्टीवेशन किया जाता है इन बीजों का तो उससे 50 क्विंटल गेहूं की अगर हमने बीजारोपण किया या बीज हमने बोए हैं तो उससे 200 क्विंटल की फसल हमको मिली। तो इस तरह से भारत ने अपना खाद्य का जो है खाद्य की कमी की पूर्ति करी। और ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी क्योंकि हमने 50 किलो बीज से इतनी सारी फसल जो है वो प्राप्त की थी। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन था, इसीलिए इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति के लिए थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि हरित क्रांति जो हुई थी वो पूरे भारत में नहीं हुई थी। ये बेसिकली पंजाब, हरियाणा और जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ के इलाकों में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और ये बेसिकली गेहूं और चावल के लिए हुई थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरलॉग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। अब नॉर्मन ये बोरलॉग, जैसे कि अभी आपने देखा, ये वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो नॉर्मन ये बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। दुग्ध क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आए दिन आ जाता है। ये पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 5000 पुरस्कार किस चीज़ के प्रदान किया जाता है, किस लिए, ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का क्या आधार होता है, वो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। किस देश को मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका एक जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उसमें से सबसे छोटा महाद्वीप है। तो क्यों, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डायनासोर के कब्रिस्तान के रूप में क्या क्या जाना जाता है, ये मोंटाना जाना। किस झील के संरक्षण पक्षी के पैर की जैसी होती है, तो ये आपका ग्रेट लेक्स ऑफ, ये देखिए पिक्चर में आपको और ज़्यादा क्लियर दिखा देती हूँ। ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये पक्षी के पंजे जैसी संरचना है। ये है आपकी ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। इसमें आपकी ग्रेट लेक्स में 5 झीलों का कॉम्बिनेशन होता है, 5 झीलों का समूह होता है। देख लीजिए कौन कौन सी है, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ओंटारियो है और इरी है। ये 5 झीलें मिलकर ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका बनाती हैं। और इसमें जो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बढ़िया ताजे पानी की, सबसे बड़ी ताजी पानी की झील है। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से और बन जाते हैं। ये देखिए, ये आपका नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें स्थित है कनाडा और यूएसए की सीमा पर। नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट कुछ इस तरीके का, जैसे बना दें, थोड़ी देर के लिए हम पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपका कनाडा है, यहाँ पे आपका यूएसए है और यहाँ पर नीचे जो है वो मैक्सिको है। तो इस तरीके से ये जो झीलें हैं वो यहाँ पर इस सीमा में स्थित हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी झील है, ये जो 5 झील है 1 2 3 4 5, इसमें से जो लेक मिशिगन है वो पूरे तरीके से उसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। बाकी सारी झीलों की जो सीमाएं हैं वो कनाडा को भी टच करती हैं और यूएसए को भी टच करती हैं। देखिए जैसे सुपीरियर है, एक बार फिर से देख लीजिए, सुपीरियर इसकी सीमा भी आपकी कनाडा और अमेरिका को टच कर रही है। यूरन की सीमा भी कनाडा और अमेरिका दोनों को टच कर रही है, ओंटारियो की भी कर रही है दोनों को, और इरी की भी कर रही है। बट लेक मिशिगन इज टोटली इन द रीजन ऑफ यूएसए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और यही झील है जिसकी संरचना पक्षी के पैर की जैसी है, पंजे के जैसी है। चलिए हम आगे देखते हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, धार। ये एमपी में है एक एरिया। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध, ये निरोध है सॉरी। 29 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस। हाल ही में टाइगर इसीलिए चर्चा में है क्योंकि एशियन जो टाइगर है वो पूरी तरीके से इंडिया से विलुप्त हो चुका है। एशियन टाइगर अब केवल और केवल ईरान में पाया जाता है। एशियन टाइगर ईरान में पाया जाता है। ईरान से इंडिया में लाने के लिए अभी एक संधि चल रही थी, लेकिन ईरान ने फाइनली मना कर दिया कि हम इंडिया को जो एकमात्र जहाँ पर जो एशियन टाइगर है वहाँ पर उसकी उपस्थिति है, तो उसने मना कर दिया कि हम इंडिया को नहीं देंगे। तो भारत अब अफ्रीका की तरफ अप्रोच कर रहा है कि अफ्रीकन चीते को यहाँ पे लाया जाए, और अभी इस पर सहमति बन भी गई है। अब अफ्रीका से चीता जो है वो इंडिया लाया जाएगा। अब उस टाइगर की सही तरीके से उसको हैबिटेट, यानी उसका जो पर्यावास है, उसको शिकार की उपलब्धता और उसका मतलब मानव और पशु संघर्ष से उसको बचाने के लिए एक एमपी में 2-3 टाइगर रिजर्व पे चर्चा चल रही है कि कहाँ पर उसको अफ्रीका से लाके रखा जाए। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, और 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। सबसे छोटी चिड़िया होती है गौरैया। स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू किया गया था, ये गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014, और हाल ही में
2 अक्टूबर 2019 यानी लास्ट ईयर गांधी जी की जयंती पर इसके को 5 साल पूरे हो गए हैं और भारत ने अपना जो ODF फ्री का टारगेट था, ओपन डेफिकेशन फ्री, इसको भी लगभग पूरा कर लिया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसको सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ये जोधपुर में है। एक होता है नीरी, नीरी भी बहुत आ जाता है कभी कभी, तो ऐसे ही सीधा नाम से आ जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल, इस तरीके का है ये, फुल फॉर्म अभी रिकॉल नहीं हो रहा। तो नीरी का कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। डायरेक्ट कभी कभी नीरी से ही आ जाता है, तो नीरी नागपुर में है और इसको सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ये आपका ये वाला, ये आपका जोधपुर में है, इसको सीरी करके बोलते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरीके से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? ये न्यू दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ पर है? ये जयपुर में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये देहरादून में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपका हैदराबाद में है। रैली फॉर वैली प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस लिए आयोजित किया जा रहा है? ये विस्थापितों के पुनर्वास के लिए। अब विस्थापित कौन होते हैं, पुनर्वास कौन होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। कहीं पर कोई नेचुरल क्लाइमेट आ जाए, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी, सॉरी, प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, या कोई मानवीय संघर्ष उत्पन्न हो जाए, या कुछ इस तरीके की गतिविधियां हो जाएं जिससे एक आबादी का उस क्षेत्र में रहना, सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, तो वहाँ के लोग माइग्रेट करके दूसरे स्थानों पर आ जाते हैं। तो वो लोग जो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर आए, तो वो विस्थापित हो गए, उनको विस्थापित कहा जाता है। और चूंकि वो दूसरे स्थान पर जाने के लिए बस रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को उनका पुनर्वासन यानी उनका दोबारा से रहने के इंतज़ाम करना है। तो कई, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सीरिया में, इराक में, और ये आपका कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आए दिन आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो उन आतंकवादी गतिविधियों की वजह से, जैसे सीरिया का एक शहर था, कई सारे शहर हैं जो पिछले दिनों न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल्स में चर्चा में रहे। तो उसमें क्या है कि कई सारे, एक बड़ी संख्या में जन आबादी विस्थापित होती है। तो विस्थापितों के पुनर्वास के लिए रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। अंटार्कटिक में भारत के शोध संस्थानों के नाम क्या हैं? देखिए, अंटार्कटिका जो है, इसमें भारत के 3 शोध संस्थान हैं। एक तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिणी गंगोत्री सबसे पहला है अनुसंधान संस्थान, दूसरे नंबर पे मैत्री, और भारती हाल ही में 2012 में शुरू किया गया था। तो सबसे नया या लेटेस्ट यही है, भारती। अंटार्कटिका इसलिए भी फेमस आया था बीते दिनों, क्योंकि, या कई सालों से कह सकते हैं, क्योंकि ओजोन का जो छिद्र है, ओजोन लेयर में जो छिद्र है वो, या ओजोन लेयर का पतला हो जाना, वो इसी क्षेत्र में देखा जाता है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का क्या होता है? एक ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। और अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज, उनका प्रयोग क्या है? जल शुद्धिकरण प्रणालियों में भी किया जाता है। यह जल में उपस्थित जो नुकसानदेह सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको नष्ट कर देता है। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए और कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है? तो ओजोन का यूज़ किया जाता है। क्लोरीन का तो जैसे हम सभी को पता ही है कि ब्लीचिंग के लिए जब हम पानी की ब्लीचिंग करते हैं तो क्लोरीन यूज़ होती है। और एक और केमिकल है, वो है क्लोरामीन। अब कुछ हम बीमारियों का नाम देख लेते हैं जो होती है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? ये नाइट्रेट की कमी से होता है। मिनीमाटा रोग क्या होता है? कैडमियम की कमी से। ये जापान में मिनीमाटा नाम की एक खाड़ी थी, उसी खाड़ी में ये रोग देखा गया और उसी वजह से इसका नाम ये है, मिनीमाटा पड़ गया। जैसे सुनामी है, तो सुनामी TSUNAMI, ठीक है, सुनामी, तो इसमें उसका बंदरगाह से इसका मतलब लिया जाता है। वैसे ही ये मिनीमाटा जो रोग है वो जापान में एक खाड़ी थी। एथलीट फुट रोग क्या होता है? आर्सेनिक की कमी से। भारत में सबसे ज़्यादा संख्या प्रदूषण, संख्या बोलते हैं आर्सेनिक को, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की उपस्थिति है या उसका प्रदूषण है दामोदर नदी में। ये पारे की अधिकता होती है इसमें, सॉरी ये आर्सेनिक नहीं, सॉरी पारा, ये HG। रेगिस्तान में पाए जाने वाले
भारत का जलीय जीव कौन सा है? ये गैंगेटिक डॉल्फिन है। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कुछ तथ्यों को हम जान लेते हैं कि ये इसका IUCN स्टेटस जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि रेड डाटा सूची जारी करती है, रेड डाटा बुक, और उसमें जो भी संकटापन्न प्रजातियां होती हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी जो है वो उसको लिस्ट किया जाता है, उसको सूचीबद्ध किया जाता है। तो उस सूची में गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। गंगेटिक जो डॉल्फिन है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ताजे पानी में रहती है, गंगा में, और ये म्यांमार में इरावदी के नाम से जानी जाती है, इरावदी डॉल्फिन। और इसमें पाकिस्तान में और चाइना में भी ये पाई जाती है, और आपका ये अमेजन में भी है, ये साउथ अमेरिका में। इसकी विशेषता ये है कि ये पानी में ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती है, क्योंकि ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती। इसको हर बार सांस लेने के लिए पानी में या समुद्र में जैसे ये रह रही है या नदी में है, तो इसको ऊपर आना पड़ता है, और ऊपर आके ये सांस लेती है। तो उस टाइम पे ये सूं सूं की जैसे आवाज़ करती है सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान। तो इसको गांगे सूंस भी बोलते हैं, गांगे सूंस। ठीक है, इस तरह से। और ये अंधी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए किस में बदल जाती हैं? कांटों में। नागफनी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। नागफनी को आपने देखा होगा कि इसके जो तने होते हैं वो मोटा रहता है, और इसकी जो कांटे लगे होते हैं दरअसल वो पत्तियां होती हैं, जो कि जल हानि से रोकने के लिए स्वयं को कांटों में बदल देती हैं। क्योंकि अगर ये पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो बड़ी मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होगा, क्योंकि रेगिस्तानी एरियाज में पानी की कमी होती है, इसीलिए जो पत्तियां होती हैं वो नुकीले कांटों में बदल जाती हैं। इसीलिए पेड़ पौधों से जल का वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है और जल हानि रुक जाती है। और तने जो है वो आकार में अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारे राजेंद्र सिंह जी, और इन्होंने एक NGO है इनका, तरुण भारत संघ। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क जो है वो स्तरित होती है, ये पैलेडियम से। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। जो भी क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिए। नमस्कार।